नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जो यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। बड़ी अपडेट सामने आई यूपी विधानसभा के बजट को लेकर, जहां पर आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन सीएम योगी का संबोधन और इसके साथ ही विपक्ष के सवालों का देंगे जवाब। दोनों सदन में पास होगा बजट और 9.12 लाख करोड़ का बजट आज होगा पारित। तो बड़ी जानकारी, उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज अपने अंतिम दिन पहुंच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सदन में अपने संबोधन के माध्यम से सरकार की नीतियों और आगामी योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे। सदन में विपक्षी दलों के सवालों का जवाब भी मुख्यमंत्री देंगे और इसके साथ ही दोनों सदनों में सरकार का बजट पेश किया जाएगा और पारित होने की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। इस वर्ष का बजट लगभग 9.12 लाख करोड़ रुपए का है और जिसे आज ही विधायी प्रक्रिया के तहत पारित कर दिया जाएगा। इस बजट में प्रदेश के विकास, सामाजिक कल्याण और निवेश को बढ़ावा देने के कई प्रावधान भी शामिल है। सत्र के अंतिम दिन सुरक्षा और व्यवस्थाओं के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सभी विधायकों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। तो यूपी विधानसभा सत्र, बजट का सत्र आज आखिरी दिन और इसके साथ ही आपको बता दें कि 9.12 लाख रुपए का बजट, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज अपने अंतिम दिन पहुंच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सदन में अपने संबोधन के माध्यम से सरकार की नीतियों और आगामी योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे। सदन में विपक्षी दलों के सवालों का भी यहां पर जवाब मुख्यमंत्री देंगे और इसके साथ ही दोनों सदनों में सरकार का बजट पेश किया जाएगा और पारित होने की भी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, बजट सत्र का आज आखिरी दिन है, आज क्या खास हो सकता है? हाँ देखिए सुमन, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो आज बजट का अंतिम दिन है और वित्तीय बजट के अंतिम दिन मुख्यमंत्री का अभिभाषण होता है और अभिभाषण के दौरान जो तमाम सरकार की उपलब्धियां हैं और जो विपक्ष के सवाल हैं जो अभी तक होते रहे हैं, उन सभी सवालों के जो जवाब हैं वो मुख्यमंत्री द्वारा लगातार दिए गए। लेकिन कई बार अंतिम बार जो सवालों के जवाब हैं वो वित्तीय वर्ष के मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाएंगे। वहीं जिस तरीके से साल 2026-27 के जो बजट है वो लगभग 9 करोड़ से अधिक का जो बजट था, उसके लेकर के जो सरकार की उपलब्धियां हैं, सरकार ने बजट में क्या विशेष किया है, उन सभी विषयों को लेकर के जो सवालों के जो जवाब है वो मुख्यमंत्री योगी देते हुए नजर आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बजट जो पेश किया गया था सदन के पटल पर, उसका जो पारित करना है वो सभी दोनों सदनों में यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों में पारित करने की जो चीजें हैं वो भी आज मुकम्मल होंगे। जिस तरीके से अगर संख्या या बल की बात की जाए तो विधान परिषद में भी पारित होने की पूरी संभावना है और विधानसभा में तो साफ तौर पर जो बड़ी चीजें हैं आज के जो विधानसभा सत्र में और सत्र के दौरान जो सभी सवालों के जवाब है वो मुख्यमंत्री देते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल अमन प्रधान, जिस तरीके से विपक्ष कौन कौन से मुद्दे उठा सकता है, इसको लेकर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों की समस्या और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और विकास परियोजनाओं पर लगातार 10 दिनों के जो समय काल में लगातार सवाल उठे हैं और तमाम जो सभी मंत्रियों की बात की जाए, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और किसानों की समस्या और सामाजिक सुरक्षा, ये सब बड़े अहम मुद्दे थे। विकास परियोजनाओं की अगर बात की जाए, ये सब तमाम बड़े मुद्दे थे जिन पर सभी जो संबंधित मंत्री हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सवालों पर अपना पक्ष रखा था और सरकार की ओर से। और वहीं जिस तरीके से आज भी इन सभी मुद्दों को आज फिर से उठाया जा सकता और फिर एक बार फिर से जो मुख्यमंत्री योगी हैं उन सभी मुद्दों पर आज सभी जो विपक्ष के सवाल है उनको काउंटर करने के लिए लगातार आज का जो अभिभाषण है उसके सभी सवालों को भी काउंटर करते हुए नजर आ सकते हैं। जी अमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रख्यात वैदिक विद्वान डॉक्टर डेविड फ्रोली ने मुलाकात की। इस दौरान ये योगी आयुर्वेद और सनातन संस्कृति जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई है। बैठक में नाथ परंपरा के महत्व और उसके माध्यम से वैश्विक कल्याण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर विचार विमर्श किया गया है और डॉक्टर फ्रोली ने भारतीय ज्ञान परंपरा और वेदों की शिक्षाओं को वर्तमान समय में प्रशासनिक बताते हुए उन्हें पुनः अपनाने पर भी जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने अयोध्या के कायाकल्प और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रयासों की जानकारी साझा की है। दोनों ने भारतीय आध्यात्मिक और धरोहर को विश्व स्तर पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। आगरा किला में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राजस्थान के राज्यपाल सहित कई मंत्री और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र से आए कलाकारों ने शिवाजी महाराज की शौर्य गाथाओं पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी हैं। किले के सामने महाराष्ट्र के पारंपरिक ढोल नगाड़ों की गूंज से माहौल उत्सवमय देखने को मिला और जहां पर महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में लोग इस आयोजन में शामिल हुए। कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने आगरा में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का आभार जताया। तो आगरा से खबर है जहां पर महाराष्ट्र में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हुए थे और इसके साथ ही आयोजन में शामिल हुए। आगरा किला में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया था और कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राजस्थान के राज्यपाल सहित कई मंत्री और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र से आए कलाकारों ने शिवाजी महाराज की शौर्य गाथाओं पर भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी हैं। किले के सामने महाराष्ट्र के पारंपरिक ढोल नगाड़ों की गूंज से माहौल उत्सवमय देखने को मिला। महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में लोग इस आयोजन में शामिल हुए। कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने आगरा में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का भी आभार जताया। तो मुख्यमंत्री फडणवीस ने आगरा में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार का आभार जताते नजर आए हैं। बता दें आपको कि इस दौरान कार्यक्रम के दौरान ही सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। आगरा किला में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था साफ तौर पर देखने को मिली। एक और जानकारी सामने आ रही है। सुल्तानपुर कोर्ट में लोकसभा सांसद राहुल गांधी और इसके साथ ही आपको अपडेट बता दें जहां पर सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी है और 2018 मानहानि केस में सुनवाई और अमित शाह टिप्पणी पर यह पूरा मामला है, जहां पर पेशी के बाद ही राहुल गांधी निकले। तो कोर्ट परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी यहां पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर जुटे हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए और ये पेशी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े वर्ष 2018 में दर्ज मानहानि मामले में सिलसिले में ये हुई है और कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही राहुल गांधी निर्धारित प्रक्रिया के तहत उपस्थित रहे। सुनवाई पूरी होने के बाद वो अदालत परिसर से बाहर निकले। इस दौरान ही कोर्ट परिसर और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ अदालत परिसर के बाहर देखने को मिली है। मामला वर्ष 2018 में दायर किया गया था, जिसमें कि राहुल गांधी पर अमित शाह के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। अदालत में अगली सुनवाई की तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी। तो राहुल गांधी पेश हुए, जहां पर सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी हुई। 2018 मानहानि केस का यह मामला है।
मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष का कहना है कि चूंकि पूरे प्रकरण की उच्चतम न्यायालय में सुनवाई चल रही है और इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही वाद बिंदु तय किया जाए ताकि सीधे तौर पर मामलों की सुनवाई के दौरान वाद संख्या 3 में ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में संकलित की जा सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। अदालत में आपको बता दें कि अक्टूबर 2023 से मामलों में दाखिल याचिकाओं पर लगातार सुनवाई चल रही है। याचिकाओं में शाही ईदगाह मस्जिद को अतिक्रमण बताते हुए मंदिर पक्ष को जमीन पर कब्जा सौंपने की मांग की गई है। मंदिर के जीर्णोद्धार और स्थायी निषेधकता के लिए ही कुल 18 मुकदमे दायर किए गए हैं। हाईकोर्ट अयोध्या विवाद की तर्ज पर सीधे मुकदमे की सुनवाई कर रहा है और इस सुनवाई में जस्टिस अवनीश सक्सेना की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। संभल के चोड़ा कंबोह में मौजूद श्री कल्की धाम का स्थापना दिवस भव्य रूप से मनाया गया। 2 वर्ष पूर्व ही 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धाम का शिलान्यास किया गया था। स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने की। इस अवसर पर उन्होंने धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को जगत गुरु भारतीय की उपाधि से सम्मानित करने की भी घोषणा की। कार्यक्रम में देश भर से संत महात्मा और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध भी किए गए थे। अखाड़ा परिषद का आभार व्यक्त करता हूं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्र पुरी जी महाराज की प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन मैं सनातन के लिए, श्री कल्की धाम के लिए, इस भारत के लिए सनातन का सेवक बन के काम करना चाहता हूं। उन्होंने जगत गुरु की उपाधि से सुशोभित करने का फैसला लिया है, लेकिन मैं जगत का सेवक हूं, मैं सनातन का सेवक हूं। लेकिन उन्होंने जो फैसला लिया है, मैं उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, आभार व्यक्त करना, पूरे सनातन को बधाई देना चाहता हूं। महाराज जी, एक सवाल ये है कि आज शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर मंदिर ने 11 मार्च को लखनऊ कूच करने का ऐलान कर दिया है। जिस तरीके से लगातार विवाद चल रहा है और आज दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ने 101 बटुकों का जो है धरकर बुला करके सम्मान किया। बटुकों का सम्मान करना अच्छी परंपरा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी ने बटुकों के सम्मान में जो बात उठाई है, मैं उससे सहमत हूँ। ब्राह्मणों की शिखाओं से खिलवाड़ करना, ब्राह्मणों की शिखा काट देना, किसी भी कम्युनिटी को अपमानित करना, ये उचित नहीं है। लेकिन जहां तक अभिमुक्तेश्वरानंद जी का सवाल है, अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जो निशाना है वो योगी आदित्यनाथ है और योगी आदित्यनाथ जी को धमकी मिलते मिलते 10 साल होने को है। वो किसी धमकियों से नहीं डरते। जिसे कूच करना है वो कूच करे। कूच करने से योगी जी डरते नहीं। जितना कूच करेंगे उतना ही योगी जी की पूंछ बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि संत समाज ये बताए कि किसके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं या योगी जी के साथ है, क्योंकि 11 तारीख को कूच करना। संत समाज सनातन के साथ है, संत समाज सत्य के साथ है। संत समाज सनातन को तोड़ने वाले लोगों के साथ नहीं है। सनातन को तोड़ने की जो साजिश रची जा रही है, संत समाज उसका साथ नहीं देगा। संत समाज हमेशा सत्य के साथ खड़ा रहा है, खड़ा रहेगा। मैं पत्रकार साथियों से देखिए, आपने देखा होगा विरोध करने वाले कौन है, सवाल बहुत हो गए और आपने भी समय देखा जो केरल पार्ट 2 है, आप उसकी बात कर रहे हैं। जवाब भी बड़े मैं तो यही कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे हिंदू है सबको वो मूवी देखनी चाहिए। उसमें दिखाया गया है कैसे हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। आपने केरल पार्ट 1 भी देखा होगा, उसमें दर्शाया गया है कि जो हमारे हिंदुओं की बच्चियां हैं, जो हमारी बहन बेटियां हैं, उनके साथ कैसे बलात्कार किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि हम जितने भी हिंदू हैं, हमको केरल पार्ट 1 पार्ट 2 देखनी बहुत जरूरी है, ताकि हम समझ जाएं ये जितने भी जाति है इनके टारगेट कौन है। जितने भी हम हिंदू हैं हम इनके टारगेट है। आपने देखा होगा खाली लव जात नहीं है, लेट जात भी है, जूस जात भी है, पेशाब जात भी है, नाना प्रकार के जात है। हमारे उत्तराखंड में एक और नकल जात शुरू हो गया है और अभी इनका कोई बहुत बड़ा गैंग बना हुआ है जो पूरे
हिंदुस्तान की बात छोड़ो, भारत की बात छोड़ो, विदेशों में भी उनका पूरा गैंग काम कर रहा है। इसीलिए हमारा प्रयास है, हमें ऐसे लोगों से बचना होगा। साथ ही हमें लेसन मिलेगा, सबक मिलेगा, वो सबक लेकर के वो हमारे काम आएगा। देखिए, उसमें दिखाया गया है कि कैसे जो उनकी औरतें होती, जो उनकी फीमेल, उनकी बहनें होती है, उनको सपोर्ट करती है, भाई को सपोर्ट करती, कैसे हिंदू बच्चों को टारगेट किया जाए। हमें इस चीज को समझना होगा। अगर हम इस चीज को समझेंगे तो आगे चल के हमारा जितना भी लव जहाज है, लैंड जहाज है, इससे हम बच पाएंगे। हाथरस के विकास भवन में मौजूद जिला अर्थ संख्याधिकारी कार्यालय और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय का मुख्य विकास अधिकारी पीएन दीक्षित ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ही कार्यालय में गंदगी मिलने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और तुरंत ही साफ सफाई के निर्देश दे दिए। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्य प्रणाली में सुधार और कार्यालय व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए, जिससे कर्मचारियों में हड़कंप भी देखने को मिला। गाजीपुर शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और एसीपी बताया जा रहा है कि एएसपी राकेश मिश्र के नेतृत्व में ही ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। अभियान के तहत ही नाबालिग वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की गई। साथ ही निर्धारित रूट का उल्लंघन करने वाले ई रिक्शा चालकों के खिलाफ भी चालान काटे गए। शहर की 2 प्रमुख सड़कों पर विशेष चेकिंग की गई है और पुलिस ने बताया कि पहले स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया गया था, लेकिन सुधार न होने पर अब सख्ती बरती जा रही है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नाबालिग द्वारा ही वाहन चालकों पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना और जेल का प्रावधान भी है। अभियान के दौरान कई वाहनों का चालान किया गया और कुछ गाड़ियां जब्त की गई हैं। पुलिस ने साफ किया है कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जाम को लेकर किया गया, क्या था पूरा मामला? ये जनपद गाजीपुर में शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो, इसको लेकर नियमित रूप से ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस काम करती रहती है। उसी के क्रम में आज एक अभियान चलाया गया सबके सहयोग से, कि जिसमें नाबालिग बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं, वो जो वाहन चलाते हैं, उनके विरुद्ध ये अभियान था। और जो ई रिक्शा है विशेष रूप से, उनके लिए यहाँ पे पहले कप्तान साहब के निर्देश पे कलर कोडिंग की व्यवस्था की गई है, सबके रूट निर्धारित किए। वाराणसी से मेरठ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर हरदोई जनपद में पथराव की घटना हुई। घटना के चांदमारी और कोड़ा स्टेशन के बीच में उस समय जब ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग पर चल रही थी, अचानक फेंके गए पत्थर से C4 कोच का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। आज दिनांक 19 फरवरी 2026 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के बलोखर फाटक के निकट वंदे भारत ट्रेन की खिड़की का शीशा टूटने के संबंध में अवगत कराना है कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम कौड़ा के कंजड़ बस्ती के 8 से 13 वर्ष के कुछ बच्चे वहां रेलवे फाटक के निकट क्रिकेट खेल रहे थे और बच्चों के ही बीच में खेल में एक पत्थर वंदे भारत की ट्रेन की खिड़की पर लग गया, जिससे खिड़की का कांच टूट गया है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस और जीआरपी की टीम द्वारा तत्काल मौके पर निरीक्षण भी किया गया। मथुरा के प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में सेवायत गोस्वामियों और हाई पावर कमेटी के बीच उपजे विवाद के बाद कमेटी की आपातकालीन बैठक बुलाई और बैठक में कई अहम फैसले लिए गए और गोस्वामियों को स्पष्ट चेतावनी भी दी गई। मंदिर परिसर में मीडिया कवरेज पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज मीटिंग में पूर्व में जो बैठक हुई थी उसी के संबंध में आज एक बिंदु पर आकस्मिक बैठक बुलाई गई थी। कल कुछ सैन भोग के गोस्वामी गण द्वारा यह कहा गया कि पूर्व बैठक में यह जो अनुरोध किया गया है कि बिहारी जी को जगमोहन में स्थापित किया जाए, उसके संबंध में स्पष्ट आदेश पारित किया जाए। उसी के लिए आकस्मिक बैठक आज बुलाई गई थी और आज की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उन्हें आदेशित करने का कोई औचित्य नहीं है, बल्कि हम उनसे पुनः जो है अपेक्षा करेंगे और उनसे यह अनुरोध करें कि वो
मथुरा जिले में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना गोविंद नगर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अंतर्गत अपराधी योगेश और राजन की लगभग 9.5 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी है। और ये भी बता दें आपको, अप्रैल 2025 में गोविंद नगर क्षेत्र में एक व्यापारी की हत्या के मामले में कृष्णन बिहार निवासी योगेंद्र और राजन समेत 4 अपराधियों को दोषी पाया गया था। थाना गोविंद नगर क्षेत्र में अप्रैल 2025 में एक व्यापारी की हत्या हुई थी, जिसके क्रम में एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें 4 अभियुक्त दोषी पाए गए थे। इस मुकदमे के बाद एक गैंगस्टर एक्ट के तहत इन लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया था, जिसके तहत संपत्ति डीएम साहब ने इनकी संपत्ति को करने के आदेश दिए थे। धारा 14(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत इसी संबंध में, इसी आदेश के अनुपालन में ये संपत्ति कुर्क की गई है। मौजाराल में करीब 9.5 करोड़ रुपए की ये संपत्ति। बहराइच में सर्व शिक्षा अभियान की पुस्तकों के रद्दी में कबाड़नी को ही बेचे जाने का मामला यहां पर सामने आया। स्टॉक की जांच में 13,595 किताबें गायब पाई गई, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने तत्काल कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ में हुए दिन दहाड़े ज्वेलरी लूट कांड का मिर्जापुर पुलिस ने 72 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। संयुक्त कार्रवाई में 4 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से लगभग 5 करोड़ रुपए मूल्य के जेवर और 1,46,000 रुपए नकद बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि 17 फरवरी को ही छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जनपद के सरकड़ा थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी दुकान पर लूट की घटना हुई थी। देखिए, जो हमारी एसओजी सर्विलांस की टीम है, इसके साथ साथ थाना अहरौरा और थाना अदनहाट की संयुक्त टीम द्वारा जनपद बिलासपुर छत्तीसगढ़ में जो लूट की घटना 17/2/2026 को कारित हुई थी, उसके 2 लोग पकड़े गए। इसके बाद मुठभेड़ में 2 अन्य लोग पकड़े गए। इस तरीके से टोटल 4 अभियुक्त इस घटनाक्रम के पकड़े गए हैं और लगभग 3.5 किलो सोने की रिकवरी या पीली धातु की रिकवरी इनके पास से की गई है। इसके साथ साथ 1,46,000 नकद भी इनके पास से बरामद किया गया है। इस संबंध में बताना चाहूंगी कि दिनांक 17/2/2026 को जो ये लूट की घटना थाना सरकंडा छत्तीसगढ़ में हुई थी, उसके लिए जो टेक्निकल इनपुट्स या अन्य इनपुट्स हैं वो छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा हमसे शेयर किए गए थे और उसी के क्रम में हमारे द्वारा जनपद भर में एक वृहद कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिस दौरान जो हमारी टीम्स हैं उनको ये सफलता मिली और इसमें इस घटना से संबंधित 4 अभियुक्तों को, जिनमें से 2 दौरान मुठभेड़ पकड़े गए हैं, उनको पकड़ा गया और साथ साथ जो भी इस लूट की घटना में जो भी आभूषण इत्यादि गए थे उसको भी बरामद किया गया है। इसमें जो 4 अभियुक्त हैं उनके उन्नाव जिले में एक क्रिकेट मैच के दौरान ही अंपायर मानिक गुप्ता की मधुमक्खियों के हमले से मौत हो गई। घटना के बाद खेल परिसर में हड़कंप मच गया। मृतक के भाई अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि मैच समाप्त हो चुका था और मानसिक गुप्ता चाय पी रहे थे और तभी अचानक पीछे से मधुमक्खियों का एक झुंड आया और उन पर हमला कर दिया और हमले में उनकी हालत गंभीर हो गई। उन्हें बचाव को कोशिश भी की गई, लेकिन उनकी जान चली नहीं। आजमगढ़ के अतरोलिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा किया। ग्राम भवानीपुर में एक छप्पर के अंदर से अवैध तमंचे बनाए जाने की सूचना पर पुलिस टीम छापेमारी की और दबिश के दौरान 2 आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस और 2 यहां पर तमंचे और बरामद किए गए हैं। तमंचा बनाने के भी उपकरण बरामद किए गए। 19/2 को रात्रि के समय उप निरीक्षक मायापति पांडे व उप निरीक्षक उमेश चंद महाहमराई क्षेत्र गश्त में मामूर थे। ऐसे में केसरी तिराहे के पास मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भवानीपुर में एक छप्पर के अंदर अवैध असलहे बन रहे हैं। तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और दबिश दी गई है। मौके पर 3 व्यक्ति अवैध तमंचे असलहे बनाने के उपकरण के साथ मौजूद मिले।
पुलिस बल को देखकर 2 व्यक्ति उसमें से 2 अभियुक्त भागने में सफल रहे। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और सुबह 3:35 पर पुलिस हिरासत में लाया गया। इसके आगे की सूचना के लिए, आगे की कार्रवाई के लिए उनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। जो गिरफ्तार हुए हैं उनका नाम है विंध्याचल पुत्र स्वर्गीय राधिका, निवासी ग्राम देवलर, थाना राजे सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर। इनकी उम्र लगभग 55 वर्ष है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।